आज हम पढ़ेंगे क्या? मुगल्स। फाइल का नाम ही मुगल्स ही है। क्या पढ़ना और एग्जाम में क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं हम। परीक्षा में वैसे तो सिलेबस से ही है जो क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। पूरी संभावना है, पूरी मतलब 99% तक पॉसिबिलिटी है कि ये जब नया सिलेबस आएगा अब की बार चेंज किया जाएगा। सारा कुछ है जो बदलने वाला, पेपर का पैटर्न वगैरह भी थोड़ा बदलेगा, सारी बातें अलग होगी, तो उसमें शायद ही हट जाएगा। लेकिन मान लो नहीं हटा तो सिलेबस में है अभी, और बाद में बहुत सारे ऐसे कहेंगे कि आपने पढ़ा जो नहीं सिलेबस में लिखा हुआ था। हो सकता है यहाँ जो अधिकारी ने वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे, बाकी और जगह जो हटाया जा रहा है इनको तो सिलेबस में से तो यहाँ भी हट सकता है। ठीक है, हट जाएगा तो अपने को ज्यादा लोड लेना नहीं है, अभी रटेंगे नहीं, नॉर्मल वे में पढ़ेंगे अपन। और एग्जाम में पिछली बार जो मुगल वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया था क्या, जो एग्जाम देके आए वो बताओ। एक क्वेश्चन आया था, है ना? वो एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। और बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल भी नहीं आया था, शायद अकबर वाला क्वेश्चन आया था। और ज्यादातर सबसे जो इनमें नाम आता है उसमें जो सबसे दूर मतलब चतुर चालाक आदमी था वो अकबर था, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाता है। बहुत डिटेल में नहीं जाना, सामान्य अपने को ये नाम वगैरह पता होना चाहिए, कहाँ पर किसने जो किस लेवल पर अत्याचार किया वो तो नहीं पढ़ाते हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी इमारतें वगैरह में इसमें नाम आता तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है किससे? बाबर से। बाबर का नाम सुना? राजस्थान का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो राणा सांगा का नाम आता है, उसमें युद्ध वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि बाबर की युद्ध नीति थी, जिहाद घोषित किया था, दारू छोड़ दिया था, तमगा कर माफ कर दिया था, घोड़े वगैरह लेके आया था, ऐसी बहुत सारी हल्के हथियार लाया था, ऐसी ऐसी टेक्निक से हरा दिया था। वो सारी कहानियां जो जिससे जुड़ी हुई है उसको अपन पढ़ रहे हैं बाबर। और देश में पिछले 4-5 साल में जो मुद्दा बहुत ऐसे रहा था, जहाँ पर राम मंदिर बना था, मतलब राम मंदिर ही था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाने वाला भी कौन था? वो बाबर ही था, जिसको वापस से अभी सही किया गया था। 1526 से लेके और 1520 यानी 4-5 साल है जो इसका शासन रहा भारत में, ये ध्यान रखना अपने को। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी जो पहले दिल्ली पे राज कर रहे थे वो कौन थे? लोधी थे। उनमें इब्राहिम लोधी तत्कालीन शासक था, और उसको हरा के इसने पानीपत के युद्ध में और मुगल सत्ता की स्थापना कर ली। ठीक है ना? यानी ये बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी है, अत्याचारी आक्रांता है, जिसने जो भारत में आके भारत के राजाओं को मार के और अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था। इस रूप में अपने को याद रखना है। अब कुछ लड़ाइयां हैं इससे रिलेटेड जिसका अपने को जो नाम ध्यान रखना है। उधर जो प्रतिद्वंदी राजा है जिसने उसका प्रतिरोध किया था उसका नाम, और लड़ाई की तिथि जो इतिहासकार हमें बताते हैं, और लड़ाई का जो जगह है, स्थान है, उसका नाम अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले पहले नंबर पे है जो कौन सा है बोलो? बयाना का युद्ध है, 16 फरवरी 1527। ये सारे विद्यार्थी उनको दोनों तारीखें याद रहती हैं क्योंकि जीके में अपन पढ़ते हैं। और इधर जो सामने है प्रतिद्वंदी राजा है वो महाराणा सांगा है। सांगा ने जो इसको हरा दिया था, कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में। हालांकि बाद में सांगा समझ नहीं पाया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार हारने के बाद भी बदलती नहीं है, मतलब उनको जो पूरी तरह से खत्म नहीं किया तो फिर वो नुकसान कर सकती है। अगली बार में उसने जो अलग तरीके से एक ही महीने बाद ही 17 मार्च 1527 में वापस से युद्ध होता है। खानवा जो अपन पढ़ते हैं कौन से जिले में है? भरतपुर के उधर पड़ता है, क्षेत्र है ये। और सांगा जो इसमें उससे हार जाते हैं। फिर मेदिनी राय है, वो लड़ता है 29 जनवरी 1528 में चंदेरी, जगह का नाम है ये चंदेरी। और नदी का नाम भी पढ़ते हैं अपन, और इस जगह का नाम भी है घाघरा। 6 मई 1529 में ये लड़ाई होती है, महमूद लोधी यहाँ पर इससे हार जाता है। बाबर। अब बाबर के बारे में बातचीत करते हैं, और थोड़ी थोड़ी डिटेल तो पढ़नी पड़ेगी। चारों युद्ध याद रह जाएंगे। युद्धों में सबसे पहले बयाना, फिर खानवा, फिर और लास्ट में आगरा। ठीक है। तारीखों में अगर पढ़ेंगे तो 1527 में है दो, एक 28 में, एक 29 में है। ये अपने राजस्थान से रिलेवेंट है तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं तब भी अपने बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान वाला जो जीके का टॉपिक है उसमें अलग से कुछ जगह मेंशन होता है ऐसे कि राजस्थान के राजाओं की मुगल प्रतिरोध की नीति, ऐसा कुछ करके बनता है, तो वहां से कोई कॉपी होगा क्वेश्चन तो अपने काम आ जाएगा। फारसी, अरबी, तुर्की भाषा का कुशल जानकार था, तभी इसको इतना नॉलेज था, इतना उस लेवल पर इसने जो काम किया था। भारत जैसे देश में आके और सत्ता स्थापित करना में मामूली बात नहीं कह सकते पर निर्माण। और एक चीज और इस पे बात करनी चाहिए, जो दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, मतलब एक अपन जैसे पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं वैसे ही, मतलब जो दुष्ट व्यक्ति हैं और एक सज्जन व्यक्ति हैं ऐसे। तो दुष्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। आज भी देखना ना, जो व्यक्ति चोर है वो बहुत क्लियर है, बिल्कुल रात में 2 बजे जाके वो चोरी करके आ जाएगा। और जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको आलस आ जाता है। जैसे मान लो एक विद्यार्थी है वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो सज्जन है या दुष्ट है बोलो? बोलो। सज्जन व्यक्ति है ना, लेकिन उसको पढ़ने में आलस आ जाएगा। लेकिन वही एक ऐसा देख लो जो विद्यार्थी है, मतलब विद्यार्थी का मतलब उसी एज ग्रुप का है, लेकिन उसको कोई
मतलब ऐसा काम करना है, उसके लिए वो वैसा उस लेवल पे डेडिकेटेड है, जान लगा देगा, बाजी लगा देगा पूरी, और खतरनाक लेवल पे। तो ये लोग भी ऐसे थे बाहर से आने वाले, मतलब इनको क्या अत्याचार करना, तो बिल्कुल क्लियर था कि भाई अत्याचार करना, बात खत्म, लोग आएंगे मरेंगे, जो भी होगा जो देखा जाएगा। निर्माण, अब इसने जो खूब सारे निर्माण करवाए, तो इसके बारे में बात करते हैं। पानीपत में एक मस्जिद बनाई इसने, कौन सी? काबुली मस्जिद। काम ही यही है इनका, भाई जैसे जीत गए तो धर्म है उसको आगे रखना है, तो मस्जिद बनानी है। संभल में बनाई थी। अयोध्या में है जो कौन सी मस्जिद बनाई थी? बाबरी मस्जिद। इसको ये भी पता था कि भाई यहाँ जो धर्म है उसका सबसे मेन जो सेंटर है वो ये है, उसको हटा के मस्जिद बना दी। दिल्ली में बनाई थी जमाली कमाली मस्जिद, ठीक है ना, ये 1520 के लगभग की तारीख वगैरह तो इधर उधर होती रहती है, अपने को ध्यान रख लेना है। दो तीन मस्जिदें इसके साथ जुड़ती हैं, काबुली मस्जिद है, ये तो नाम याद रह जाएगा ना, क्योंकि बाबर से बाबरी हो गया ना, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही, तो इस कारण से अपने को ध्यान रहेगा। जमाली कमाली भी ध्यान रख लेना। बाग ए नीलोफर, बाग बगीचों का शौक था इसको। चार बाग शैली पहली बार आई थी आगरा और धौलपुर में इसने बनाए थे। आत्मकथा लिखी थी इसने तुजू के बाबरी के नाम से। किस नाम से लिखी थी? बाद में ट्रांसलेशन भी किया गया था। इसके साथ एक चित्रकार आया था ईरान का, नाम था उसका क्या? बेहजाद। मुख्य चित्रकला और मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है उसका जो मुख्य व्यक्ति था बेहजाद के नाम से है, व्यक्तित्व है, तो ध्यान रख लेना इसका। शाह मुजफ्फर, जो बाबर की केस कला है उसका आकर्षक चित्र बनाने के कारण शाह मुजफ्फर को भी याद किया जाता है। तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर किसके समय के हैं, ऐसे ध्यान रख लेना, बाबर के समय के हैं, ठीक है। वास्तुकार और चित्रकार। इंडो इस्लामिक, इंडो सार सैनिक वास्तुकला, जो नई टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग वगैरह बनाना शुरू किया था, वो भी बाबर ने शुरू किया था, ठीक है। भारतीय तकनीक थी वो थोड़ी अलग थी। और अरब, अरबश्क, ये ध्यान रख लेना, ज्यामितीय प्रतिरूप का चित्रांकन है वो इनकी भाषा में जो क्या कहलाता है? अरबश्क। बहुत सारे अरबी, फारसी, तुर्की के नाम शब्द आते हैं, तो वो अपने थोड़े कम समझ में आएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे धीरे धीरे। ये बात हो गई किसके बारे में? बाबर के बारे में। बाबर के बारे में हमने बात की थी, ये स्थापना है जो 1526 में, और कब तक चला है? 30 तक। उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। उस दौरान में जो चार युद्ध है वो ध्यान रखने हैं, 227 में, 128 में, 129 में, राजा वगैरह कौन से थे क्या ध्यान रखना। फिर निर्माण जो करवाया था उसमें ध्यान रखना अपने को, सबसे पहले पहले नंबर पे जहाँ युद्ध जीता था वहीं पे निर्माण करवाया था, कौन सी मस्जिद? काबुली, ठीक है। जैसे अपन तो काबुली चना सुनते हैं, काबुली चना सुना होगा। एक काबुली वाला एक कहानी पढ़ी होगी, काफी फेमस कहानी रही थी, 5वीं 6वीं में पहले सिलेबस में की है। और इसके अलावा दो है, बाबरी मस्जिद याद रह जाएगा, और कमाली जमाली है कहाँ पर है? दिल्ली में है, संभल को ध्यान रख लेना। बाकी दो व्यक्तित्व हैं जिनका नाम इसके साथ लिया गया है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें पहला है बेहजाद, क्या नाम है? बेहजाद। और दूसरा और है जिसने उसका बढ़िया आकर्षक चित्र बनाया था, वो कौन सा है? नाम ही ध्यान में नहीं आया अपने को, कौन सा मुजफ्फर है? शाह मुजफ्फर है, उसको भी याद रखना पड़ेगा ना भाई, वो तो एग्जाम में तो पूछ ही सकते हैं। बढ़िया सा चित्र बना रखा था उसका। और तुजु के बाबरी के नाम से इसकी क्या है? आत्मकथा, इसको याद रखना पड़ेगा। बाद में जो ट्रांसलेशन वगैरह के बारे में तो और भी पढ़ा जाता है कि इसने क्या है, उसको अपने को ज्यादा नॉट नहीं देना। और खूब सारी भाषाओं का जानकार था, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद है जो अगला है कौन? हुमायूं। 1530 से लेके और 1556 फिर अकबर बनता है। बीच में 15 साल का है जो वो शेरशाह सूरी वाला काल है, वो भी इसी के अंतर्गत रहेगा, इसीलिए ड्यूरेशन ऐसी ज्यादा लग रही है। तो अपन बातचीत कर लेते हैं। अब इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। उसमें पहला युद्ध है कालिंजर का युद्ध, कौन सा है बोलो? कालिंजर का, 1530 में। और प्रताप रुद्र देव के द्वारा जो इसका प्रतिरोध किया जाता है यहाँ पर। इसमें जो एक थोड़ी सी टेक्निकल समस्या है कि कौन जीता हारा, ये है जो मिस हो रखा है, लेकिन इसको कर लेंगे अपन अपडेट, ठीक है। मैं जब भेजूंगा पीडीएफ उस समय इसको सही कर देंगे। गुजरात 1533-36 के दौरान है जो बहादुर शाह के खिलाफ जो लड़ाई करता है। उसके बाद चौसा है वहां पर 26 जून 1539 में शेर खां के खिलाफ। फिर वापस है जो शेर शाह के खिलाफ है कन्नौज, या उसको बिलग्राम बोल देते हैं, 40 में है। मच्छीवाड़ा का युद्ध है जो 1555 में है, सिकंदर सूर। और फिर वापस से सर हिंद का युद्ध होता है 22 जून 1555 में, सिकंदर सूर। ये ध्यान रख लेना, नाम है खूब सारे, ये युद्धों के नाम है। कौन लड़ रहा है यहाँ पर? ज्यादातर जगह है जो वो हारा था, कौन? हुमायूं, ठीक है ना। ये अपने को कोशिश करनी है, इसका अभी थोड़ा सॉल्यूशन निकालते हैं, रिवीजन में अपन इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। कन्नौज युद्ध के बाद 1540-55 तक हुमायूं ने जो निर्वासित जीवन का मतलब क्या होता है? शासक के रूप में नहीं रहा था, इधर उधर रबड़ता करना जिसको बोलते हैं ना, भागा भागा फिरा था, ऐसे याद रखें। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली तथा हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर, तो लास्ट ही लास्ट जो युद्ध अभी पड़ा हमने सरहिंद का, वो वाला है, उसमें जीत गया है। अब इसके द्वारा कुछ काम किए गए, उसमें एक है दीनपना नगर, कौन सा नगर है?
दीनपना, नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो धर्म को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए धर्म का शरण स्थल यानी दीनपना। फिर है चित्रकला, मुगल चित्रकला शाखा की शुरुआत हो गई थी और वहां पर है जो निगार जाना चित्रों की कार्यशाला स्थापित की गई थी। जैसे अपने सूरत खाना ये बोलते हैं, वैसे यहाँ पर है जो क्या नाम था, निगार खाना। चित्रकारों में नाम आएंगे, जैसे वहां पर है जो हमने बेजान की बात की थी, वैसे कि वैसे यहाँ पर है जो मीर सैयद और मीर मुसव्विर, दो नाम है ये, मीर सैयद और मीर मुसव्विर। अब्दुल समद, कुछ जगह अब्दुल समद भी आता है, कुछ जगह है जो अब्दुल समद भी आता है, वही नाम है ये। और एक है क्या नाम, दुस्त मोहम्मद। ये सारे के सारे चार जो नाम आए हैं, ये सब है जो क्या है, इसके समय के चित्रकार हैं। ठीक है, ख्वानदा मीर ध्यान रख लेना, कुल मिलाकर ये है जो एक अलग से किताब है, कानून हुमायूनी की रचनाकार है। ठीक है, अबू बुशियार का कानून हुमायूनी की रचनाकार कौन है, ख्वानदा मीर। ये भी उसका दरबारी, मान लो ऐसे अपने पढ़ते हैं, कोई राजा पढ़ते हैं तो उसके दरबारी जो राइटर वगैरह होते हैं, साहित्यकार, उसमें ये ख्वानदा मीर का नाम है। अब इसके जो चारों चित्रकार हैं उनके नाम बताओ। देखो, मीर सैयद है, और क्या है, अब दोस्त मोहम्मद और अब्दुल समद या अब्दुल समद, जो भी नाम आए, जैसे नाम आए ध्यान रख लेना। ठीक है ना। और ये थोड़ा रचनाकार का नाम ध्यान रख लेना, कानून हुमायूनी, ये हुमायूं के जीवन पर लिखी हुई है, ये है जो ख्वानदा मीर के द्वारा। युद्धों के नाम है जो अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, एक बार वापस देखते हैं अपन। देखो, एक कालिंजर है, फिर गुजरात है, चौसा है, कन्नौज, उसी को बिलग्राम बोल देते हैं, मच्छीवाड़ा है, और सरहिंद है। सरहिंद में जाके वो जीता था, बाकी सब में जो आ ही रहा था। ठीक है, एक नगर है धर्म का शरण स्थल 33 में, उसको बोले हैं दीन पना। बीच में ब्रेक मिलता है इसके साम्राज्य को, और उस समय शासन करता है कौन, शेरशाह सूरी, 1540 से 1500। ये शायद तो गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। हाँ, दिल्ली में नया नगर शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही के नाम से जो बनाया था। किला ए कूना, एक मस्जिद है दिल्ली में बनाई थी, क्या नाम है, किला ए कूना। और बिहार में एक रोहतासगढ़ के नाम से जो दुर्ग बनाया था। स्वयं का मकबरा सासाराम, एक जगह का नाम है सासाराम, वहां पर बनाया था, जो सबसे बड़ा मकबरा कहलाता है भारत का। तो थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में वैसे यहाँ कोशिश की जानी चाहिए थी कि भाई कनेक्ट हो जाए ये अपने इससे, लेकिन अपन कनेक्ट करते हैं ना, शेरशाह सूरी को लेकर अपन गिरी सुमेल का एक फेमस युद्ध है, उसका नाम पढ़ते हैं क्या, कौन से शासक के खिलाफ, मालदेव के खिलाफ। और वो घटना होती है 1505 जनवरी के दिन, कितने जनवरी के दिन, 5 जनवरी 1544 में, जिसमें मालदेव तो हट जाते हैं युद्ध से, लेकिन जेता कुपा है जो पूरी ताकत से लड़ते हैं। और इसी समय शेरशाह सूरी है जो वो बात कहता है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो हिंदुस्तान की बादशाह, इसका मतलब हिंदुस्तान की बादशाह उसके पास थी, है ना। ऐसे अपने को थोड़ा सा वहाँ जीके में, मतलब इंडिया जीके में जो कनेक्ट करना चाहिए। बाकी शेरशाह के साथ अपन दो दुर्गों के नाम आते हैं इधर, शेरगढ़ धौलपुर वाले, उनका नाम आता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं शेरशाह के बारे में, जब भी बातचीत करते हैं, कुछ पॉजिटिव में भी कुछ नेगेटिव में भी बहुत सारी कहानियां रहती है इसके बारे में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर हुमायूं वाली कहानी है, उसमें बीच में जो कौन आ जाता है, शेरशाह सूरी, और वो मुगल नहीं था, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या कोई बेनी है, हो फैली हो, बीच में कुछ समय के लिए उसका शासन है जो किसके हाथ में चला गया था, शेरशाह के हाथ में। और फिर आ जाता है कौन, अकबर। और अकबर है जो थोड़ा सा ज्यादा ठीक काम कर पाया, उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि अकबर का जो बचपन है वो कैसे बीता होगा बताओ, थोड़ा स्ट्रगल था, इसी कारण थोड़ी सी कहानी है जो उसकी अलग है। और कोई भी व्यक्ति है ना, अपने में भी देख लेना, अपने लोकेलिटी में भी देख लेना, जिसको थोड़ा सा स्ट्रगल करने का मौका मिला है, उसका थोड़ा व्यक्तित्व जो अलग रहता है। हालांकि मैं नेगेटिव वे में पॉजिटिव में बात करेंगे अपन तो चलता रहेगा। अभी ठीक है, बात करते हैं। 56 में राजा बढ़ गया था, और 1905 तक, हाँ? 1905 तक नहीं है, कितने 5 तक है बोलो, 1605, कितने साल हो गए लगभग। वैसे तो बहुत सारे बिलों में जो 1905 नहीं, 2005 के आगे तक भी चल ही रहा है। कितने साल हो गए, जोड़ो देखें, मेरा दिमाग या कैलकुलेशन में लग गया था कितने साल होगा। देखो, इधर से 50 है, एक थोड़ा इधर हो रहा है, तो कुल 50, लगभग 50 साल मान लो, 50 साल तक है जो भारत पे राज किया है। जन्म हुआ था अमरकोट, कहाँ पर, अमरकोट, राणा वीरसाल के महल में। तो शरण दे रखी थी किसने, वीरसाल ने दे रखी थी अमरकोट में। राज्यभिषेक हुआ था 1556 में, जब ये 13 साल 4 महीने का था। ठीक है ना। और बेरम खां को इसका बनाया गया था क्या, संरक्षक बनाया गया था। हम पढ़ते हैं साहित्य में, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, अब्दुल रहमान खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ऐसा कुछ। रहीम दास जी, जिनको अपन कृष्ण भक्त होने के कारण बोलते हैं, उनके पापा रहीम दास जी के, बेरम खान।
इस दौरान 2 साल का इसका जो शासन काल है, उस दौरान महामंगा है वो थोड़ा प्रभावशाली थी इसमें, इस कारण से वो इतिहासकारों ने जो थोड़ा सा अलग नाम दे दिया इसको, पेटीकोट सरकार नाम दिया क्या, पेटी 1962 तक, बार बार 1900 बोले हमारा, 1560 से 1562 तक, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इसमें वो कौन थी, महामंगा। बहुत बार नाम आते हैं ऐसे अजीब अजीब से, तो अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना, हो सकता है ना, नाम तो हो सकते हैं। अब कुछ युद्धों के बारे में बातचीत करते हैं अपन। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, पहला तो अपन ने पढ़ लिया, पहले लोधी बाबर के समय पढ़ लिया था। 1556 में दूसरा युद्ध होता है और यहाँ पर खिलाफ में लड़ता है कौन, हेमू। फिर मालवा का युद्ध होता है 1561 में, जहां पर लड़ता है इसके खिलाफ कौन, बाज बहादुर, नाम है राजा का, ये बाज बहादुर। फिर कोडवाना है 1564 में, वीर नारायण लड़ते हैं। मेवाड़ में अपने उदय सिंह के ऊपर हमला करता है 1563-68 में, जहां पर वो तो चले गए थे, अपने जयमल फत्ता है जो कमान संभालते हैं यहाँ की, वो वाली कहानी। फिर कालिंजर में 69 में है, राजा थे रामचंद्र। गुजरात में द्वितीय अभियान करता है 73 में, जहाँ मोहम्मद हुसैन मिर्जा है जो कमान संभालता है। बंगाल और बिहार का अभियान, वैसे तो अपन पढ़ते हैं इसमें मान सिंह ने बहुत अलग अलग जगह है जो इसकी सेना का नेतृत्व किया था, दाऊद खां, और एक छूट गया क्या, काबुल है 1581 में, हाकिम मिर्जा। फिर बलूचिस्तान में 1595, पन्नी अफगान, कौन सी अफगान, पन्नी अफगान। कंधार में जो 95 में मुजफ्फर हुसैन के खिलाफ है जो अभियान करता है। यहाँ बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण छूट गया क्या, कब, 1576 में, कौन सी घाटी है, हल्दी घाटी। इसके जीवन का एकमात्र युद्ध था जिसने जो इसको थोड़ा, इसके वो कहते हैं ना कि भाई हर जगह इसने मामला सेट कर लिया था, लेकिन एक जगह अधूरी रह गई थी, वो ये रह गई। यहाँ वो जो सेटिस्फाई नहीं था, मतलब जीत तो भले कह सकते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जीत गया था, लेकिन ये खुद संतुष्ट नहीं था। और संतुष्ट नहीं था उसका जो सबूत मिल जाता है ऐसे, कहाँ से मिला, मान सिंह की ड्यूटी बंद कर दी थी। तो इसका मतलब ये है कि इसने मन में है जो वो खुश नहीं था, मतलब जीत से। हाँ चल रहा है, चल रहा है। हाँ, कैमरा की तरफ भी देख लिया गया है। चलो युद्धों के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल में इसके बारे में और धार्मिक सामाजिक नीति की बात करते हैं। 62 में इसने जो दास प्रथा की समाप्ति की थी, युद्ध बंदियों को दास बनाने पर क्या किया था, रोक लगाई थी, ठीक है ना। तो ये 62 की बात है, 1562। और मैं कभी 1900 बोल जाऊं तो बहुत तनाव नहीं लेना है, वो हमारे क्या इतने वर्ष हमने 1900 पढ़े हैं कि फिर नेचुरली वो बोलने में आ जाता है। और नेचुरली नहीं, जब हमारा कंसंट्रेशन कम पड़ता है तब, ठीक है, बाकी अगर हमारा ध्यान है तब तो कोई समस्या नहीं आती। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था इसने, कौन सा कर बोलो, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में कौन सा कर, जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर क्या होता है पता है ना, ब्राह्मणों पे नहीं, हिंदुओं पे, हिंदुओं के ऊपर है जो एक टैक्स लगता था। कहीं भी आप कोई धार्मिक स्थान है वहां विजिट करेंगे तो आपको जो मुसल मतलब जो उस समय की मुगल सरकार थी उसको पैसा देना पड़ेगा, उसका नाम था जजिया कर। अपने यहाँ राज सिंह का नाम आता है जिसने कहा था कि किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, विरोध किया था औरंगजेब के समय। 1578 में है जो इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए है जो खोला गया था। क्या किया गया था बोलो, अब ये इबादत खाना का मतलब क्या हुआ, मस्जिदें वगैरह जो भी हैं भी वहां सब लोग जाएंगे और सबको कुल मिलाकर लाना था इधर। मजहर, वैसे ये सब महजर लिखा हुआ मजहर है, मजहर की घोषणा की थी इसने। किसकी घोषणा की थी, मजहर की घोषणा की थी। अलग से एक सिस्टम चलाया था जिसमें कि भाई सब आ जाओ, दीक्षित हो जाओ, हिंदू वगैरह सब। 1580 में जो टोडरमल द्वारा एक प्रणाली आरंभ की गई थी राजस्व की, जिसको नाम दिया गया था दहसाला। क्या नाम है, दहसाला। राजस्व कलेक्शन की टेक्निक है, तकनीक है, ध्यान रख लेना। राजस्व मंत्री था क्या, टोडरमल। फिर 1582 में है दास प्रथा के ऊपर है जो कंप्लीट, 62 से 82 में तो पूर्ण प्रतिबंध कर दिया, ऐसे करके ध्यान रख लेना। ये सारा कुछ है जो उसने धार्मिक सामाजिक नीति के अंतर्गत अपने को पढ़ाया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। 62 से शुरुआत की थी और हमने अभी लास्ट जो देखा था वो कब, 82 में, ठीक है। क्या क्या बातें हैं इसमें, तीर्थ यात्रा कर का नाम आ गया, दास प्रथा का नाम आ गया, जजिया कर का नाम आ गया, और इबादत खाना जो सबके लिए खोलने की बात आ गई, और मजहर की घोषणा हो गई, और क्या, टोडरमल द्वारा जो दहसाला प्रणाली शुरू कर दी गई और पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया, ऐसी कुछ बातें हैं, याद हो जाएगी धीरे धीरे। अब ये और कुछ डिटेल में शब्द हैं उनके बारे में बात करते हैं। इबादत खाना, 75 में सभी धर्मों के विद्वानों, अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है ना, क्या है बोलो,
अनुयायियों के साथ धर्म चर्चा की। क्या किया? धर्म चर्चा की। इसको ये पता था कि भाई अपन अगर है जो इनके साथ है जो कनेक्टिविटी अगर नहीं बिठाते हैं, तब फिर अपन यहाँ ज्यादा समय तक रूल नहीं कर पाएंगे। अभी देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो पहले विरोध करते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आना है उनको, तो वो ऐसे चीजें जो पहले किसी खास पार्टी की आइडियोलॉजी में थी उनको फॉलो करने लग गए हैं। अभी अपने सराउंडिंग में भी अपन देख सकते हैं, मंदिर वगैरह जाना ज्यादा कर दिया है, पूरा एकदम अलग अलग तरीके से रहना शुरू कर दिया। जो पहले विरोध करते थे वो भी, ये सेम टेक्निक है जो अकबर ने लगाई। तो इसने क्या कर लिया, सभी जो धर्मों के अनुयायी थे उनके साथ जो धर्म वगैरह की चर्चा करना। और हिंदू धर्म की ओर से वहां आए थे पुरुषोत्तम और देवी पंडित जी, पारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी राणा आए थे, जैन धर्म के हाँ हीराचंद विजय अपन पढ़ते भी है, जिनचंद्र सूरी वगैरह ये आए थे यहाँ पर धर्म की चर्चा करने के लिए। ठीक है ना। एक इसने अलग से धर्म भी चला दिया अपना, नाम था उसका दीन ए इलाही। 1582 में सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए कौन सा धर्म, नया धर्म चला दिया, नाम रखा क्या, दीन ए इलाही। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई सामंजस्य के लिए है, लेकिन दिमाग है जो इसमें अलग लेवल का था। स्थापत्य ध्यान रखेंगे, फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें, जिसमें जामा मस्जिद के दक्षिण पूर्व में एक दरवाजा बनाया था, क्या नाम है, बुलंद दरवाजा। 14-15 कुछ बिल्डिंगे हैं उनके नाम आते हैं इसमें, मेन मेन को पढ़ लेंगे अपन। ये कौन सी सीकरी में, ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है ना। फिर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाया गया था लाल बलुआ पत्थर से। शेख सलीम चिश्ती कौन है, जिसके आशीर्वाद से इसको ऐसे कहा जाता है कि बेटा मिल गया था। जोधाबाई का महल है, फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है, वो कौन सी है, जोधाबाई महल। ये जोधाबाई कौन सी है, राजस्थान की राजकुमारी है। हाँ, तो अपने यहाँ जो उसने इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया था कुल मिलाकर। बीरबल के महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, मरियस मरियम मरियस नहीं है, मरियम का महल है। और चार बाग बनाने की परंपरा अकबर से शुरू हुई थी। वैसे हल्की फुल्की शुरुआत है जो बाबर ने कर दी थी, बीच में हुमायूं को इतना ज्यादा मौका नहीं मिला, उसको तो इधर उधर भागने में ही फुर्सत नहीं मिली थी। ये थोड़ा चार बाग वाला ध्यान रखिए ना। अब कुछ और बिल्डिंग है, उसमें एक हुमायूं का मकबरा है, पहली इमारत अकबर की जो अलग लेवल पर बनाई इसने। और एक इसका गयास बेग है, वो मिराग मिर्जा गयास बेग, ये ध्यान रख लेना। ताजमहल का अग्रगामी जिसको कहा जाता है, यहाँ से है जो आइडिया लगा था किसको, शाहजहां को। ठीक है ना, अग्रगामी इसलिए कहते हैं। फिर आगरा का किला है 64 में, 64 से 71 तक काम चला, जहां पर जहांगीर महल भी स्थापित है वर्तमान में। फिर अजमेर में अपन पढ़ते हैं मैगजीन फोर्ट बोलते हैं उसको, है ना, अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सबसे पहले एंट्री की यही बनाया था। फिर है मकदब खाना अनुवाद विभाग, फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद विभाग बनाया था। अनुवाद विभाग का काम क्या रहेगा, सीधी कहानी है ना कि कोई भी संस्कृत में कोई किताब है, स्क्रिप्चर है, उनको जो ट्रांसलेट करेगा, एक महाभारत, रामायण, लीलावती, ये जो गणित से रिलेटेड किताब है, और योग वशिष्ठ जैसे संस्कृत ग्रंथों का जो किसमें अनुवाद करवाया, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। लीलावती फारसी अनुवाद अबुल फैजी के द्वारा किया गया था। पंचतंत्र, ये नाम सुना होगा पंचतंत्र का, विष्णु शर्मा की पुस्तक है, जहां पर जो भी कहानियां हैं उनको जो जंगली जीवों के माध्यम से उनको प्रतीक मानते हुए लिखी गई है। अबुल फजल ने अनवर सुहेल के नाम से इसको ट्रांसलेट किया था। हरिवंश पुराण है जो बदायूनी ने ट्रांसलेट की थी, बदायूनी को अपन पढ़ते भी है, मुंतकाब उल तवारी वगैरह जो पुस्तकें हैं उनके बारे में नाम भी आता है। गोगुंदा विरुद्ध घाटी को कहने के कारण भी नाम आता है इसका बहुत जगह। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। इसमें 3 भाग है, उसमें से ऐसा कहा जाता है कि तीसरा भाग है वो आईने अकबरी कहलाता है। फिर प्रशासन का विवरण, इसके बारे में और बात करते हैं। मंजिल आबादी, शाही घर परिवार है उसके लिए, मतलब जो राजघराने के अकबर के जो निकटतम लोग बाग हैं उनके लिए होता था ये। सिपह आबादी, जहाँ सैनिक, नागरिक, प्रशासन और नौकर चाकर वगैरह हैं उनके लिए व्यवस्था होती थी। आज भी अपन ये चीज देख सकते हैं, अलग से व्यवस्था रहती है, वही सेम था। मुल्क आबादी में साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं का उल्लेख जो रहता था। फिर ये नस्तलिक शैली है, और सुलेखन की फारसी लिपि है, उसको नस्तलिक शैली कहा जाता है, बढ़िया से जमा के लिखा जाता है जिसमें। मोहम्मद हुसैन है जो इसके कलाकार थे या राइटर थे, ऐसे मान लेना। एक है किताब खाना, क्या है बोलो, पांडुलिपियों के संग्रह करने के लिए जो जगह थी उसको क्या कहा जाता था, किताब खाना, वैसे नाम से स्पष्ट है ये। और अब्दुल रहीम खान खाना तथा, एक थोड़ा ध्यान रख लेना, ये रस खान नाम है, अकबर कालीन हिंदी भाषी कवि थे, जिनमें 2 फेमस है। वैसे ये जो जैसे अपने जो नोट्स बनाने वाला है ना, उस विद्यार्थी ने भी जहाँ से लिखा होगा तो ये लिखा होगा, इनके भी एक बात भी थे, तुलसीदास।
उनका नाम है जो अकबर के साथ वाले किसी भी, मतलब अकबर को इतनी जलन थी भयंकर लेवल की, वो आज भी इस समय भी हम देखेंगे तो रामचरित मानस है उसका नाम सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में इनसे, लेकिन कहीं भी उनका जिक्र नहीं होता कि भाई वो उनके समकालीन थे। क्योंकि हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी का लगभग समय क्या है, 1532 में जन्म हुआ था, तो ये ड्यूरेशन है। 72 में रामचरितमानस लिखी थी, 1572 में, तो ये तो एकदम प्राइम टाइम हो गया उनका, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता, अपने नोट्स में भी लिखा हुआ नहीं है। ये खतरनाक लेवल की है, जो ऐसे बोलते हैं ना साजिश के तहत है, जो उनका नाम धीरे धीरे हट गया है यहाँ से। तो ध्यान रख लेना, फिलहाल में दो नाम है अपने, एक तो अब्दुल रहीम खान का ना, जिसको अपन कौन सा दास बोलते हैं, रहीम दास, और एक वो जो सेठ था उसको जो बाद में नाम कृष्ण भक्त होने के कारण जो नाम क्या कर दिया, रस खान कर दिया। तजगिरात ये वाकयात, जोहर, उस समय की ये रचनाएं हैं, जोहर आफ्ताबची, क्या नाम है, राइटर का नाम है जोहर आफ्ताबची, और नाम पुस्तक का नाम है तजगिरात वाकयात। उस समय का वाकयात का मतलब तत्कालीन जो घटनाक्रम है उस पर काफी करंट जीके की किताब मान लो। तोहफा अकबर सही अब्बास खान सरवानी के द्वारा लिखी गई थी। तजकिरा हुमायूं अकबर बायजीद बयात के द्वारा। तारीख अकबरी है जो आरिफ कंदारी के द्वारा, आरिफ कंदारी। हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम के द्वारा, और रामचरितमानस का नाम है जो तत्कालीन के हिसाब से याद रख लेना कौन से दास है, तुलसीदास। और सबसे मेन है जो डॉन कौन थे बोलो, यही थे। उस समय की जितनी रचनाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने में जो सफल रहे थे वो तुलसीदास थे। और बहुत सारे विदेशी राइटर हैं, उन्होंने इसको उत्तर भारत की बाइबल, ईसाई है तो वो उसी से तुलना करेंगे। हाँ, चित्रकला की बात करें तो अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में जो 100 से ज्यादा चित्रकार थे, कितने ज्यादा चित्रकार, 100 से ज्यादा। हमजा नामा एक किताब है, प्रारंभिक चित्र जिसमें मिलेंगे 100 चित्र हैं जो हर भाग में मिलते हैं। अमीर हमजा की कहानी पर आधारित, जो पैगंबर मोहम्मद के क्या थे, चाचा थे, काकसा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना, किसके, पैगंबर मोहम्मद के, ठीक है। अब्दुल समद को अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी, तो यह शीरी कलम कौन है बोलो, बोलो अब्दुल समद। दसवंत है, उसने जो कौन सा चित्रांकन किया, रजमनामा, महाभारत का है, उसको रजमनामा नाम दिया गया है। मिस्किन और नोआस आर्क नामक चित्र तथा गोवर्धन पर्वत उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन है, वो किसने किया है, मिस्किन दास ने, ठीक है। बसावन ये भी है, मेडोना एंड चाइल्ड का चित्र है, ये यूरोप से रिलेटेड। फिर रामदास है जिसने सलीम के जन्म का चित्र है जो बनाया है। तो इतनी सारी बातें हमने किसके बारे में की है, कनेक्टिव, वो एकदम कनेक्ट महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए सारी चीजें जो थोड़ी असामान्य है, ठीक है। और मैंने इनको काफी बढ़िया से पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा बहुत बार रहता है ना कि अपन जो उसको याद किस रूप में रखना चाहते हैं, तो उस रूप में अपने को रखना नहीं है, तो फिर वो दिमाग में बैठती नहीं है चीजें। फिलहाल के लिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अपने ध्यान रख लेना, और सामान्यतः प्रश्न आएगा वो इसी से आएगा, तो इसको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ऐसे कोई और एक चित्रकार उसके द्वारा चित्र या रचनाकार उसकी किताब, इतना अपने को नहीं जाना है। साक्षरता से रिलेटेड कुछ बातें हैं उनको थोड़ा बढ़िया ध्यान रखना। अकबर को एक बार वापस देख लेते हैं, ये अभी हाल फिलहाल भी आया हुआ है, हालांकि सब है जो भगवान से तो यही प्रार्थना करेंगे कि सिलेबस से क्या हो जाए, ठीक रहेगा। 56 से 1605 तो इसका क्या है, शासन काल है, ठीक है ना। और जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट के वीरसाल के महल में, जहाँ शरण दे रखी थी हुमायूं को, किसने, वीरसाल है। राज्याभिषेक होता है, जब हम पढ़ रहे हैं ना 56, तो इसका मतलब 56 में ही राज्याभिषेक हुआ था। संरक्षक शुरू में बनाया गया था कौन, बैरम खान। फिर थोड़ा प्रभाव बढ़ा था महामंगा का, किसका बढ़ा था, महा महामंगा, और इसके दो तीन जो भी और थे वो, मतलब बेटा पति वो सारे। फिर युद्ध में हमने बात की थी, उसमें पानीपत का द्वितीय है, एक और द्वितीय पढ़ा था हमने गुजरात का, गुजरात का नाम है जो पहले भी आ गया था एक बार इसका। फिर मालवा है, गोंडवाना है, मेवाड़ में हमने जस्ट अभी बात कर ली, ये एक छूट रहा था, तो इसको जब नोट्स बनाओ तो एड कर लेना बढ़िया से। बंगाल, बिहार, वो इन सब जगह जो अलग अलग, इसने अपने यहाँ राजस्थान के भी बहुत सारे, राय सिंह का बढ़िया उपयोग किया था, एक क्या नाम उसका, मान सिंह है, उसका काफी ठीक था, यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन उनका जो बहुत लेवल पर काम किया था उन्होंने भी इसके लिए। सामाजिक धार्मिक नीति है, यहाँ से थोड़ी प्रश्न की संभावना है, तो इसको ध्यान रख लेना। दास प्रथा है, तीर्थ यात्रा है, जिजिया कर है, इबादत खाना है, फिर ये मजर है, और दयसाला प्रणाली है, इनको ध्यान रखना। इबादत खाना में वही है, इबादत का मतलब अपन अपनी भाषा में बात करेंगे तो प्रार्थना। फिर ये नया धर्म चलाया था, नाम क्या था, दीन इलाही, ठीक है, खुद भी कंफ्यूज था लेकिन चलाया था, तो अपने को याद रखना पड़ेगा इसको।
स्थापत्य में फतेहपुर सीकरी के अंदर है जो खूब सारी 12-13 बिल्डिंग है जो बनाई थी, तो उनको ध्यान रखना। एक जामा मस्जिद के पास में जो दरवाजा बनाया था, कौन सा? बुलंद दरवाजा। ऐसे ही अपन जब जागरण पढ़ते हैं तब औरंगजेब का पढ़ते हैं क्या? उसने क्या किया था? वो थोड़ा फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, ये ऐसे याद रखिएगा। चिश्ती का नाम आया, लाल बलुआ पत्थर, ये अपने को ध्यान रखना है। जोधाबाई वाला ध्यान रखना है, सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है। बीरबल, तुर्की सुल्ताना, मरियम महल, चार बाग बनानी, हुमायूं का मकबरा है, और आगरा का दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग है। एक मकतब खाना की बात की थी, मकतब का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जहाँ पर किताबें वगैरह हैं वो ट्रांसलेट की जाती थी। एक किताब खाना है, उसमें जो एक अकबरनामा, ये पुस्तक का नाम आया था, अबुल फजल के साथ, ध्यान रख लेना। 3 भाग है क्या? एक शैली का नाम आया था नस्तलिक शैली, जैसे अपन सुलेख वगैरह बोलते हैं ना, वही लगभग। फिर ये किताब खाना को ध्यान रख लेना, जहाँ पर किताबें रखी जाती थी। किताबें तत्कालीन क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो वहां पर क्या मिलती थी? पांडुलिपियां ही मिलती थी। ये रचनाएं अगर किसी को याद हो जाए, एक आध, जैसे हम सुनते हैं हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम का नाम आता है, तो ये सुनते हैं, उसको याद रख लेना, है ना। बाकी हिंदी की है वो तो अपने को याद रह जाएंगी। रामचरितमानस कब रचना हुई थी इसकी? 1572 में, ठीक है ना। 2 साल लगे थे, कितने साल और कितने महीने लगे थे? 6 महीने लगे थे। और कितने दिन लगे थे? इतने दिन में जाकर उन्होंने जो अपनी तरफ से तैयार कर दी थी तुलसीदास जी ने, कौन सी किताब? रामचरितमानस। और उसमें जो नाम उस समय के हिसाब से रखे गए कांड, क्या नाम रखे गए? बोलते हैं पहला कांड कौन सा है? बालकांड है। हाँ, अपने यहाँ ज्यादा फेमस है सुंदरकांड। पाठ भी करवाते हैं तो किसका करवाते हैं? सुंदरकांड का ही पाठ करवाते हैं। ज्यादातर सुना होगा ऐसे तो, हाँ, सुंदरकांड को पाठ करवा दिया, वो ज्यादा लोकप्रिय हो गया। और सबसे लास्ट में जो कौन सा है? उत्तरकांड है। याद वैसे सारे ही होने चाहिए अपने, याद है शायद तक, याद है ना। पहला बालकांड है, दूसरा कौन सा है? अयोध्या कांड है, तीसरा कौन सा है? ये मत पूछो, है ना, हम गुनहगार हैं इस मामले में। बसावन को ध्यान रख लेना, ये थोड़ा चित्रकार है ठीक ठाक लेवल का। बसावन है जो मेडोना और चाइल्ड वाला चित्र इसने बनाया था। अब आगे बात करनी है अपने को किस गिर के बारे में? जहांगीर के बारे में, ठीक है। फिर शाहजहां के बारे में बात करेंगे। 27 से लेके और 1658 तक, अकबर की मृत्यु के 8वें दिन आगरा दुर्ग में जो राज्यारोहण किया गया था इसका, और इसके युद्ध वगैरह है, उसमें मेवाड़ से संधि हुई थी। फरवरी, कितनी फरवरी को? 5 फरवरी को। राजकुमार राजकुमार संधि कर लेते हैं उस समय, मेवाड़ मुगल संधि। अमर सिंह आए थे अपने इधर से। दक्कन अभियान किया था 17 में, अहमदनगर वाला। फिर कांगड़ा है, ये 1620 में विक्रमजीत बघेला, बघेला शासक वहां राज करते थे। और कंधार, इसको ध्यान रख लेना, 1622 साहब बास वहां का राजा था। बंगाल अभियान में ध्यान रखना, कौन सा कहाँ है? खुर्रम या शाहजहां ने विद्रोह किया था इसके खिलाफ, मतलब इसी का बेटा है। जहांगीर कालीन विदेशी यात्री, अब जहांगीर के समय जो विदेशी यात्री आए थे ना, अभी कल परसों के अखबार में शायद हेक्टर, वो 24 तारीख को आया था ना, हेक्टर नामक, और उसमें क्या बोलते हैं, पानी के जहाज में बैठ के आए थे वो तो। कैप्टन हॉकिंस है, 1608 1611 ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से आगरा में मुलाकात की थी। कौन से जहाज में बैठ के आए थे बोलो? हेक्टर में, है ना। थॉमस रो 1615 में ब्रिटिश राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए, जो अजमेर में जहांगीर से मिला था। मुलाकात कहाँ हुई थी? अजमेर में। ये विदेशी यात्री दो है, ध्यान रखने अपने को। एक तो कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन शब्द है ना, जहाज चलाने की जो लीडर होता है उसको भी उस समय, आज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैप्टन बोलते हैं। और ये सर थॉमस रो तो ध्यान में ही है। कला और स्थापत्य, इसके समय का बात करें तो एतमाद उद्दौला इसका ससुर है शायद तक ये। उसका जो मकबरा है चतुर्भुजाकार है, मुगल काल की प्रथम इमारत। और पित्रा ड्यूरा एक टेक्निक होती है, संगमरमर बहुमूल्य पत्थरों की अंदर जो हीरे जवाहरात जड़ देते हैं उसको बोलते हैं पित्रा ड्यूरा। ये है जो यहाँ पर उपयोग की गई है। प्रथम इमारत है जिसमें, ये प्रथम इमारत का मतलब ऐसे याद नहीं रखना ये प्रथम इमारत है क्या है। प्रथम इमारत तो पहले खूब सारी बन गई, ऐसी पहली इमारत है जिसमें जो कौन सी टेक्निक यूज की गई है? पित्रा ड्यूरा यूज की गई है, मतलब उसमें जड़ावट वगैरह की गई है।
अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में, जहां पर गोकुला जाट ने उसको उखाड़ के रख दिया है, उसको जला दिया था, ऐसा पढ़ते हैं ना। जहांगीर का मकबरा पत्नी नूरजहां द्वारा जो बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी जहां है? आगे बात करनी है अपने को इसकी चित्रकला के बारे में। तो मुगल चित्रशैली का स्वर्ण युग, कौन सा युग है? स्वर्ण युग है। इसका मतलब इसके समय है जो डेवलपमेंट प्रॉपर हो गया था। चरमोत्कर्ष काल इसको मान लेते हैं। पर्सी ब्राउन, ये ध्यान रखिए ना, मुगल चित्रकला की आत्मा पर्सी ब्राउन जो विद्वान है, उन्होंने जो मुगल चित्रकला में जहांगीर का काल है उसको जो सबसे मेन माना है। चित्रशाला की स्थापना की थी अकारिजा और अब्दुल अबुल हसन। अकारिजा तो काफी फेमस भी था, अबुल हसन दोनों को नियुक्त किया था इसके लिए। और नादिर उल जमान, जहांगीर के द्वारा जो उपाधि दी गई थी अबुल हसन को, नादिर उल जमान। याद मुश्किल है रहना, लेकिन कोशिश करो, अभी तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो। महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा के आधार पर खूब सारे चित्र बनाए। प्रमुख चित्रकार मंसूर है, जिसने शिकार का फेमस चित्र बनाया था। अबुल हसन और बिशनदास ने शाही दरबार के चित्र बनाए हैं। और अबुल हसन के साथ मनोहर ने जहांगीरनामा में जहांगीर का दरबारी, वो जो दरबार का चित्र है वो बनाया था। और जहांगीर को रेत घड़ी पर विराजमान दर्शाया था। विचित्र, ये थोड़ा नाम में मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन है। फारूक बेग है एक, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वितीय का तंबूरा बजाते हुए इसने चित्र बनाया था। किसने? फारूक बेग ने। ये तत्कालीन फेमस चित्रों के नाम है। आगे है शाहजहां। तो अभी हम जस्ट बात कर रहे थे किसके बारे में? थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? कारण क्या है? ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें। प्रॉपर है जो काम करके और एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको बाद में। अगर सिलेबस में रहेगा तो फिर तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। अभी एक बार कम से कम पता तो चल गया ना कि भाई हाँ, कोई जहांगीर है, कोई शाहजहां है। पहले जहांगीर है, बाद में शाहजहां। जहां पर जहां बाद में है वो बाद में है, ठीक है। जहां जहां पहले है वहां वो पहले है। 1628 से 1658, 14 फरवरी 1628 को राज्यारोहण हुआ था। उपाधि मिली थी इसको अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाह किरान शाही। परीक्षा में कोई एग्जामिनर है जिसको पूछेगा नहीं, लेकिन ठीक है, ऐसी ऐसी उपाधियां होती थी। शहनशाह बादशाह गाजी, उपाधि थोड़ी ठीक है क्या? यहाँ तक है ना। अहमदनगर का विलय जो 1633 में कर लिया था। बीजापुर, गोलकुंडा, वो जो बोलते हैं अपन, कंधार अभियान किया था इसने 49 में। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ था। इसके खिलाफ जो विद्रोह करने वाला अफगान है वो नाम है अभिजात खान जहान लोधी। 1657-58 में पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध होता है। उसमें जो ज्यादा भारी कौन पड़ता है? औरंगजेब भारी पड़ता है। बेटे थे इसके चार। कितने बेटे थे? चार। उसमें से सबसे बड़ा था दारा शिकोह। दारा शिकोह हालांकि हार जाता है बाद में, और थोड़ा सा हिंदू धर्म के प्रति झुकाव के कारण है जो वो उसके साथ गड़बड़ हो जाती है। दारा और उसके तीन भाइयों को जिसने क्या कर दिया था? मार दिया था। और शाहजहां को भी क्या कर दिया था? आगरा किले में कैद कर दिया था। वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला के मामले में जो स्वर्ण काल कहलाता है, इसका सिंहासन मंच एक, सिंहासन मंच कबला किबला, ये ध्यान रख लेना। तो मुझको लग रहा है सर के भेजे में नहीं बैठ रहा, हमारे कैसे बैठेगा? इनके ऊपर है ना, मैंने जो शायद तक कम से कम इनको 20 बार पढ़ रखा है। ये सारे बसाउन वगैरह, इनके कौन से चित्र थे और क्या लेवल था, वो चित्र भी है जो जिस किताब से मैंने पढ़ा था वो। लेकिन लास्ट एंड फाइनल तो बात यही आती है कि भाई उसको सही लिख ही नहीं रखा जैसा है एक्चुअल में वैसा, तो फिर उसको अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। हालांकि अपनी समस्या ये है कि अपने को कंपटीशन पास करना है, उसमें ये थोड़ा सा लोड लेना पड़ेगा इसका। शाहजहानाबाद 1638-39 में दिल्ली यमुना तट के पास लाल किला और नवीन शाही राजधानी का निर्माण किया, और वहीं एक शाही महल बनाया था, उसको क्या नाम दिया था? शाहजहानाबाद। अकबराबाद गेट, दिल्ली गेट, लाहौर गेट, ये गेट बनाए थे। ईदगाह और जामा मस्जिद बनाई थी। दीवाने खास और दीवाने आम चील कुत 40 खंभों की सबब एक बिल्डिंग बनाई थी जो सबब भवन कहलाता है, उसको क्या नाम दिया गया है? दीवाने खास और दीवाने आम, ठीक है। ये तो अलग है, दीवाने खास और दीवाने आम अलग है, और एक नाम है ये चील सुतून, तो ये सबब भवन है। दीवाने खास का मतलब क्या होगा? जो भी ऐसे व्यक्ति आएंगे जो मतलब राजा वगैरह है, सामने से आ रहा है, या कोई अधिकारी है, सैन्य अधिकारी वगैरह, उनसे मुलाकात करने के लिए जो जगह थी वो थी दीवाने खास। और आम जनता जहां पर आएगी, मिलेगी, बातचीत करेगी, वो दीवाने आम। अपने यहाँ भी पढ़ते हैं ना खूब अपन। पितरा दुरा, संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने हैं जो क्या कहलाते हैं? अब वो
लिटरा ड्यूरा अलग लिखा हुआ था, उसी को थोड़ा अलग भाषा में लिखा हुआ है। ताजमहल आगरा यमुना नदी किनारे 1643 में पूर्ण करवाया था। वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान। कुछ विद्वानों के अनुसार ताजमहल का वास्तुकार वेनिस का शिल्पकार गेरोनियो बेरोनियो था। तो जो भी था कुल मिलाकर ताजमहल है जो किसके शासनकाल में बना था? शाहजहां के काल। ठीक है ना। कश्मीर में जो शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, कौन से बाग का? शालीमार। तख्ते ताउस जिसको अपन क्या बोलते हैं? मयूर सिंहासन बोलते हैं, ध्यान रख लेना। ये इसके समय बना था बेबादल खां की देख रेख में। बेबादल खां इसके वहां पर और व्यक्ति था। बादशाहनामा के अनुसार 12 स्तंभों पर टिकी छतरी युक्त जिसमें रूबी बहुमूल्य पत्थर वगैरह का उपयोग किया गया था। ये तख्ते ताउस का ध्यान रख लेना। रूबी पत्थर शाह अब्बास सफावी, ये कोई उसको भेंट देने वाले का नाम है। अपने यहाँ बोलते भी हैं ऐसे, रूबी पत्थर बोलते हैं, कीमती पत्थर होता है। शाहजहां की मस्जिद कहाँ पर मिलेगी? तो दिल्ली में है। मोती मस्जिद कहाँ बनाई? आगरा में। मुसम्मन बुर्ज है जो आगरा में है। रंग महल है जो दिल्ली में है। जामा मस्जिद भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। एक जामा मस्जिद के नाम से आगरा में है। जहां आरा ने उसको बनाया था। जहां आरा कौन थी? तो शाहजहां की बेटी थी। शाहजहां के दरबार में सुंदरतम, चिंतामणि, कविंद्राचार्य, जगन्नाथ पंडित जैसे प्रसिद्ध हिंदू कवि थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। ध्यान रख लेना। सुंदरदास है, चिंतामणि है और कविंद्राचार्य और जगन्नाथ पंडित। ठीक है ना। अब साहित्य की बात करते हैं। रचना है इधर उधर, लेखक का नाम है। ठीक है। एक पहली किताब है, नाम है बादशाहनामा। मोहम्मद अमीन कजवी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस, ये सब ने मिलकर लिखी थी। अमले सुलह है वो मोहम्मद सालेह काम्बू के द्वारा। तारीख शाहजहानी है सादिक खान द्वारा। और चार चमन है वो चंद्रभान के द्वारा लिखी गई। अब आ गया है अपना अभी लेटेस्ट जो इसका वो रोल किया था, किसने किया था? अभी जो आई थी छावा मूवी, उसमें किसने किया था? अक्षय खन्ना ने। और तो फिर इसको इसका भी व्यक्तित्व उसको जीवंत कर दिया एकदम। और अभी एक मूवी आ रही है महाकाली के नाम से आ रही है। द्रोणाचार्य का रोल निभा रहा, शुक्राचार्य का, सॉरी द्रोणाचार्य का नाम नहीं, शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे उनका। तो उसमें भी वो भयंकर लेवल पे दाम वापस करने वाला है। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था और 1663 में तीर्थ यात्रा कर वापस लगाया था। अकबर के समय हम पढ़ रहे थे, उसने क्या किया था बोलो? हाँ। और ऐसे संभावना बनती है कि वो कहानी है जो गड़बड़ होगी या चलेगी आगे। यहीं से फिर इसकी बर्बादी है जो शुरू होती है मुगल साम्राज्य की। 23 अप्रैल 1609 में 22वां वर्ष था। पुनः जो जजिया कर भी लगा दिया, तीर्थ यात्रा वापस लगा दिया, जजिया भी वापस लगा दिया। 1704 में दक्कन में युद्ध काल के कारण जो जजिया को वापस हटाना पड़ा। 1663 में उत्तर पूर्व अहोमों को पराजित किया था। उत्तर पश्चिम यूसुफजई और जो सिख हैं उनको, ये सिखों लिखा हुआ सिखों को, ये इतना मतलब इस मामले में जो क्रूरता कितनी हो सकती है। वैसे तो इनको खानदानी रूप में मिली थी भाई। आगे हम पढ़ रहे हैं ना कि भाइयों को मार डाला था, बाप को जो कैद कर दिया था। तो सिख गुरु थे अपने गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बेटों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। मतलब कि दीवार को ऐसे चिनते जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे थे बोल बोल अब मुसलमान मर जाए, वो मना कर रहे थे तो पूरा दीवार के अंदर पे। मारवाड़ के राठौड़ों ने जो इसके खिलाफ विद्रोह किया था, उसमें अपन जो पढ़ते हैं किस राजा का नाम आता है? वो अकबर के समय है, चंद्रसेन। हाँ, दुर्गादास राठौड़ का नाम आता है। खास तौर से इसके जो खिलाफ थे वो दुर्गादास राठौड़ थे। ठीक है ना। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इन्होंने क्या की थी? हत्या की थी। और 1686 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को इसने जीत लिया था। दक्षिण भारत में जो शाइस्ता खां को सूबेदार घोषित किया था। प्रारंभ में शाइस्ता खां शिवाजी पर नियंत्रण करने में सफल रहा, लेकिन 1663 में शिवाजी ने पुणे पर अधिकार कर लिया था। और उधर है जो एक हिंदू जो राजा है उसका राइज हुआ था, वो थे छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी का दमन करने भेजा था तथा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर का अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया था। अपने यहाँ से गए थे, कौन गए थे? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन से जय सिंह? मिर्जा राजा, क्योंकि जय सिंह अपने हैं जो दो हो रहे हैं, एक तो सवाई जय सिंह है, एक मिर्जा है, तो मिर्जा गया था। ठीक है ना। ये संधि हुई थी 1665 में। शिवाजी ने जो वो दुर्ग जो वापस दे दिए थे। ठीक है ना। 35 में से 23 दुर्ग वापस दे दिए थे। सती प्रथा पर इसने रोक लगाई थी। ईरानी परंपराओं जैसे तुलादान, नवरोज, झरोखा दर्शन है, इनके ऊपर रोक लगाई थी। और मुहत्सिब लोगों को धार्मिक नैतिक आचरण की शिक्षा को उस समय का क्या कहा जाता था? मुहत्सिब। बादशाही मस्जिद बनाई थी लाहौर में, मोती मस्जिद बनाई थी
दिल्ली में बीबी का मकबरा रूबिया उद दुर्रानी का बनाया था, ये कहाँ पर, औरंगाबाद में। और अभी हम छत्रपति शिवाजी की इसकी बात करें तो ये थोड़ा ज्यादा आक्रामक कट्टर था। तो ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना कि भैया आपको जो सफल होना है तो अच्छे दोस्त चाहिए, और ज्यादा सफल होना है तो खतरनाक दुश्मन चाहिए। अगर आपका दुश्मन है जो ज्यादा खतरनाक है तो फिर वो संभावना बढ़ा सकता है आपकी सफलता की, क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ताजमहल की खोड़ नकल, द्वितीय ताजमहल, ये इसके लिए है, बीबी के मकबरे के लिए, ठीक है। खोड़ नकल का मतलब प्रॉपर उस लेवल का बना नहीं पाया, लेकिन प्रयास किया। दिलरास बानो बेगम के लिए बनाया था ये, ठीक है ना। साहित्य, उस समय का जो साहित्य है उसमें आलमगीर नामा है, कजीम शिराजी और हातिम खां, ये लगभग इसका बायोग्राफी कह सकते हैं अपन। वाकयात आलमगीरी आकिब खां राजे के द्वारा, मुंतकबुल लुबाब, ये है जो खाकी खां के द्वारा, खाकी नहीं है ना, खाकी खां। फुतुहात आलमगीरी इसरदास नागर के द्वारा, नुस्ब दिलखुश है जो झाकी मुतसईद खां के द्वारा। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में, जैसे मैं शुरू में जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। जैसे मैंने प्रेमचंद को जो पढ़ा था तो नवाब राय ये नाम जब भी मतलब पहली बार छठी क्लास में या ऐसे कभी पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया कि भाई ये प्रेमचंद है, मतलब ये तो हिंदू है, तो इसको ये कैसे आ गया। तो उस समय एजुकेशन का मीडियम ही उर्दू था, मतलब पहले उनको पढ़नी उर्दू ही होती थी। तो यहाँ कोई ऐसे टेंशन मत लेना ना कि फुतुहात आलमगीरी ये इसरदास कैसे लिख रहा है। तो लैंग्वेज ही कौन सी थी, उर्दू ही थी, पढ़ाई जाती थी। सारे मदरसे वगैरह इनका इनके हाथ में था सारा सिस्टम, तो यही पढ़ाई जाती थी। जद्दूनाथ सरकार ने मुगल राज्य का ब्रिगेडियर है जो किसको कहा है, नुस्खे दिलकुशा। परवर्ती मुगल काल, अब ये औरंगजेब के बाद से है जो इनका थोड़ा सा कबाड़ा जो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अत्याचार जब पराकाष्ठा पे आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव संभावना होती है। तो उसमें एक बहादुर शाह है 1760 से 12, शाह आलम अन्य नाम उसका, मुअज्जम मूल नाम था। और शाह बेखबर, बेखबर का मतलब क्या होता है, ज्यादा लोड नहीं लेता, हो रहा होगा इससे कुछ। खापी खान ने इसको क्या कहा था, शाह बेखबर। शिवाजी के पोते शाहू को कैद से रिहा कर दिया था बाद में, जानदर शाह। तो यहाँ पोते शाहू की बात आई है, तो बेटा कौन था, जिसके ऊपर मूवी बनी थी छावा, है ना। छावा यानी क्या होता है, हाँ, ऐसे करके। जानदर शाह है जिसके लिए जो शब्द आया है लंपट, मूर्ख, ये नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। जुल्फिकार वजीर की मदद से राजा बना था, और लाल कुंवर है जो एक डांसर थी। और अजीत सिंह राठौड़ को महाराजा की उपाधि और गुजरात का सूबेदार बनाया था, ये ध्यान रख लेना। सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, मालवा का सूबेदार बनाया था। फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से इसे क्या कर दिया था, गद्दी से हटा दिया था। फिर राजा बन गया कौन, फर्रुख शेर। सैयद बंधुओं की सहायता ये है जिसने अजीत सिंह की बहन से विवाह किया था, यही है ना, फर्रुख शेर। सैयद बंधुओं की सहायता से हैं जो राजा, फिर सैयद बंधु अब्दुल्ला खां वजीर और हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त हुए थे। सैयद बंधु बीच में थोड़े किंग मेकर के रूप में आते हैं, इसको ध्यान रख लेना। घृणित कायर राजा भी कहा जाता है। जजिया कर और तीर्थकर है जो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अंग्रेजों को किसका अधिकार दे दिया, दस्तक का अधिकार दे दिया था, किसने, किसको पढ़ रहे जो भी नहीं पता है, फर्रुख शेर ने, ठीक है, फर्रुख शियार या शेयर जो भी पढ़ो। और बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जो परमिशन देती थी, हर साल केवल 3,000 रुपए देने हैं, पूरा बंगाल है उसमें जो व्यापार कर सकते हैं। रफी उद्दरजात 1719 में, रफी उद्दौला बाद में, मोहम्मद शाह रंगीला 1948 में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो लास्ट शासक था वो कौन है, रंगीला है, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था जिसमें करनाल युद्ध हुआ था 1739 में। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा है जो वो लूट के क्या कर गया, ले गया। इनके समय हिजड़ों और महिलाओं का प्रभुत्व था। अहमद शाह 1749-54, आलमगीर, इनका जो साम्राज्य है उसका कोई है जो है ही नहीं, मोटो ही क्या है, मतलब किस तरफ जाए हम पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ठीक है जो भी है, अपने वो नाम थोड़े कम से कम नाम तो ध्यान आ रहे हैं ना, ऐसे तो पता चल रहा है ना कि कोई रंगीला था, इस पे ये था वो था। आलमगीर द्वितीय, प्लासी का युद्ध है, उस समय राजा कौन था, आलमगीर। फिर शाहजहां द्वितीय बना, फिर शाह आलम द्वितीय बना, मुल्ला जिसका अली गोहार था, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, बक्सर का युद्ध हुआ था उसी समय। फिर अकबर द्वितीय भी राजा बना था 1806 से 1837 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और विदेश में भेजा था। बहादुर शाह द्वितीय 37 से 1857 में, बिना साम्राज्य का बादशाह है, ध्यान रख लेना इसको। अंतिम मुगल बादशाह है। 1857 की क्रांति के दौरान हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर इसको कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था, बेटों वगैरह को मार दिया था।
यहीं पर इसकी कहानी है जो क्या कर दी थी, खत्म। अब हमें थोड़ी सी बात करनी है मुगल प्रशासन के बारे में। तो अभी ऐसे लग रहा है कि टाइम पास ही हो रहा है अपना। कुछ भी समझ में नहीं आया ना, 1% भी। मेरे तो कुछ भी नहीं आया। किसी का आया हो तो बढ़िया बात है। और थोड़ा एक लिखने में भी क्या, मैं खुद अगर लिखता, क्योंकि यहाँ सारे के सारे उर्दू शब्द हैं, तो कैसे क्या करें। वापस पढ़ेंगे इसको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। बढ़िया व्यवस्थित अगर सिलेबस में रहेगा तो, बाकी अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना। और इसमें जैसे यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये है ना, एक वो राजस्थान वाला है। तो दो क्वेश्चन आएंगे, तो मैं कह रहा हूँ भी राजस्थान से रिलेट करने वाली कोई भी चीज है तो उसको पक्का याद रखना। बाकी याद नहीं रहेगी, क्योंकि ये हट भी जाएगा तब भी राजस्थान वाली तो अपने जीके में रहेगी रहेगी, तो उनको बढ़िया से याद कर लेना। वो यहाँ पर कम लिखी हुई है लेकिन उनको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान जीके में जाके पढ़ लेना है भी मुगल साम्राज्य के साथ राजस्थान के राजाओं का क्या कनेक्शन है। अब प्रशासन की बात करते हैं। तो मनसबदारी एक व्यवस्था थी, सैन्य और असैन्य अधिकारियों के पदानुक्रम के लिए ये मनसब प्रणाली शुरू की थी। अपन पढ़ते भी है, राजस्थान जीके में पढ़ते हैं तो अपन ऐसे पढ़ते हैं कि मान सिंह है उसको 7,000 का मैक्सिमम मनसब मिला था, राय सिंह को 5,000 का मिला था, इसको 2,000 का मनसबदार बना दिया। तो वो एक तरीके से ऐसे मान लो जैसे आर्मी वगैरह में जो रैंक होती है ना, वो सेम रैंक वाली कहानी यहाँ पर लागू होती है। एक शब्द है जात, क्या शब्द है, शाही पदानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन का सूचक है जो क्या है, जात है। जैसे मनसब है ना, 1,000, 2,000, 5,000, ऐसे ऐसे 100 जात, 500 जात, ऐसे तो वो उसकी रैंक हो गई। घुड़सवार वगैरह मिलते थे वहां। सवार घुड़सवार अपेक्षित संख्या, उसमें ध्यान रख लेना ये दो टाइप के होते थे, जिसमें एक बरगीर और एक शिलदार। खुद का घोड़ा और हथियार होते थे तो वो तो शिलदार कहा जाता था। और बरगीर है वो अस्त्र शस्त्र है जो किसके द्वारा मिलते थे, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का मतलब राजा के द्वारा मिलते थे, बादशाह के द्वारा। तो हमने बात की, एक तो देखो मनसबदारी की, ये क्या है, सेना जो भी अधिकारी वगैरह उनकी रैंक है उसका पता चलता है। जात से भी लगभग वही कहानी है, अधिकारी के पद और वेतन का पता चलता है। और सवार में हमने बात की, जो घुड़सवार हैं वो दो प्रकार के थे, बरगीर और शिलदार। बरगीर है उसको जो राजा के द्वारा अस्त्र शस्त्र मिलते थे, और शिलदार है वो स्वयं के द्वारा जो खरीद के लाता था, लड़ता था। भू राजस्व में ये ध्यान रखना, प्रत्येक फसल के लिए जो राजस्व की दर है जो अलग से एक लिस्ट होती थी। इस नई व्यवस्था को आय ने दयशाला, अभी हमने पढ़ा ना, कौन सा मल था, टोडर मल, ध्यान रख लेना उसके समय उसको आय ने दयशाला या जब्त जब्त कर लेना, मतलब गुजरात और बंगाल प्रांतों में इसको लागू नहीं कर पाए थे। मुगल कालीन किसानों में अलग अलग नाम है इसके, तो ध्यान रख लेना। उस समय किसान के लिए शब्द आता था रेयत या मुजरियान, फारसी में किसान बोलते थे जिसको। खुद कास्त स्वयं की, अपने यहाँ हिंदी में तो बोलेंगे कृषक, ठीक है। बाकी ये जो किसान शब्द है कहाँ से आया है, फारसी भाषा से। खुद कास्त, खुद कास्त नाम से ही पता चल रहा है, खुद की जमीन के ऊपर, स्वयं की जमीन पर खेती करते हैं। और एक पाई कास्त है जो ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। एक बल्लाहार है, अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक, ऐसे श्रमिक हैं जो जिनके पास क्या नहीं थी, जमीन नहीं, उनको क्या कहा जाता था, बल्लाहार। अकबर ने भूमि का वर्गीकरण है जो अलग लेवल से करवाया था, उसमें वर्णन आय ने अकबरी में जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई किताब में मिलता है। जमीनों के नाम है ये, पोलज, वर्ष में कई फसलें जहाँ बोई जाती थी उसको क्या कहा जाता था, पोलज। अपन ऐसे बोल सकते हैं पूली जमीन, मतलब बढ़िया उपजाऊ जमीन, ठीक है। एक है परती, कम उर्वरक है, एक फसल के बाद कुछ दिन है जो उसको खाली छोड़ना पड़ता था, तो वो परती हो गई। और 3-4 सालों तक उसको छोड़ देते थे खाली ऐसे, तो उसका नाम क्या था, क्या नाम है, ठीक है, जो जैसे ध्यान रहे वैसे ध्यान रख लेना। 5 साल से ज्यादा है जो खाली पड़ी है तो वो क्या है, बंजर है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात हो गई, राजस्व से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपन मुगल कालीन अधिकारियों की। तो एक तो जो सबसे शक्तिशाली होता था उसको अपन कहते हैं वजीर, वकील या प्रधानमंत्री, ठीक है। ये वकील शब्द यही से आया है, वजीर या प्रधानमंत्री। बादशाह के बाद सबसे शक्तिशाली पोस्ट है जो कौन सी होती थी, वजीर की, ठीक है। बेरम खां के पतन के बाद अकबर ने नया पद है जो दीवाने वजारत या दीवाने कुल, दीवाने वजारत कुल सृजित किया था, ठीक है। दीवान सब जो ध्यान रख लेना। मीर बख्शी होता था जो आर्मी चीफ होता था, उसको क्या बोलते थे उस समय, मीर बख्शी। और दीवाने तन, तो तन
वेतन, ठीक है ना, तन से वेतन याद रख लेना। और मीरे सामा, महल की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, राशद वगैरह की सप्लाई करता था, वो कौन था? तो खान सामा बोलते हैं ना, इसे ही ध्यान रह जाएगा अपने को, रसद वगैरह। और सदरुश सुदूर, धार्मिक मामलों में जो कौन होता था? सदरुश सुदूर होता था। काजी उल कुजात है जो चीफ जस्टिस होता था उस समय का। और मीरे बहर जो नौसेना प्रमुख होता था, मीरे बहर। और मीरे बर्र है, तो वो बर्र याद रख लेना, किसके साथ जुड़ा हुआ है? वन। वैसे बर्र शब्द और किसी के लिए आता है कि कीट पतंग है किसी के लिए? बर्र शब्द नाम तो सुना, बर्र। बर है वो तो, बर्र नहीं। बर्र किसके लिए आता? मधुमक्खी के लिए। सुना कभी? नहीं सुना, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो अपने तो याद रखना है ना, बर्र के साथ क्या याद रखना है? वन विभाग, ठीक है। मीरे आतिश, आतिशबाजी है जो बारूद से होगी, तो आतिश आए सब तो बारूद खाना। मीरे अर्ज, अर्जी, अर्जी से बनता है क्या? याचिका। मुसाफिर मुमालिक, महालेखाकार होता है। मुंसरिफ है, मुसाफिर नहीं है। मुंसरिफ है मुमालिक, महालेखाकार। मेरा दिमाग है जो बहुत एडवांस लेवल पे ही सोच रहा है इनको। मुंसरिफ है, मुस्तोफी है वो महालेखा परीक्षक है, जैसे केक बोलते हैं ना अपन, उस समय उनके लिए जो मुमालिक और मुस्तोफी शब्द आते थे। एक है मोहतसिब, प्रजा के नैतिक आचरण को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने मंदिरों पाठशालाओं को तोड़ने के लिए इनकी नियुक्ति की थी। तो जो मंदिर वगैरह तोड़ने के लिए जो भी अधिकारी था, इसको ठेका था कि भाई जहां भी मंदिर आ जाए उसको क्या करना है? तोड़ना है। उसका नाम क्या होता था? मुहतसिब। नाम ध्यान रखना अपने को, मुहतसिब। लोग ऐसे बोलते होंगे ना, इसको मौत नहीं आई मतलब, तो याद रख लेना, मुहतसिब। वाक्या नवीस, समाचार जो लिख के और इधर उधर सप्लाई करता था उसको बोलते थे वाक्या नवीस। वाक्या का मतलब है घटनाक्रम, उसके बारे में सूचना देता था ये। खुफिया नवीस होता था, गुप्त पत्र लेखक। और दरोगाए डाक, गुप्तचर विभाग व पत्र व्यवहार का है जो दरोगाए डाक, डाक से पता चलता है। और एक है हरकारा, जासूस और संदेशवाहक है, उनको क्या कहा जाता था? हरकारा। सामान्यतः आज भी हरकारा शब्द यूज होता है, वो संदेशवाहक के लिए होता है, कुछ जगह स्पाई के लिए भी यूज कर लेते हैं। और वितिकची, अकबर ने 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं को लिखने के लिए एक नियुक्ति की थी, वो किसकी नियुक्ति की थी? वितिकची। यानी कि अभी जैसे संसद में जहां पर भी लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई होती है, तो उसको जो पूरा एकदम कंप्लीट नोट करवाया जाता है, वो सेम काम है यहाँ भी हुआ था। मुंसरिफ, आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? मुंसरिफ। नाजिरे बयूतात, शाही कारखाने का अधीक्षक होता था, उसको क्या बोलते थे? नाजिरे बयूतात। अब प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं, ये सैन्य अधिकारी हैं सारे के सारे, और ज्यादातर थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो नाम से स्पष्ट हो जाएंगे। अब बात करनी है अपने किसके बारे में? प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रांतों को जो क्या कहा जाता था? मतलब सूबा में बांट देते थे। अकबर के समय जो 12 थे, और अंतिम यानी कि लास्ट में जहांगीर के समय कितने हो गए थे? 15। शाहजहां के समय जो 18, फिर औरंगजेब के समय जो सूबे कितने हो गए? 21 हो गए। अब वो इकाई वगैरह है, उसमें अधिकारी कौन सा होगा, वित्तीय प्रमुख कौन सा होगा, उसकी बात करते हैं। सूबा या प्रांत, तो उसका जो चीफ होता है उसको क्या कहते हैं? सूबेदार। बहुत जगह अपन पढ़ते हैं तो उसको वहां का सूबेदार नियुक्त किया, इसका मतलब वहां का प्रशासनिक प्रमुख हो गया। और वित्तीय प्रमुख जो राजस्व कलेक्शन का एक काम देखता था, प्रांतीय दीवान कहलाता था, ठीक है ना। फिर जिला है उसको उस समय सरकार बोलते थे। प्रांत, जैसे प्रांत है उसको सूबा, ऐसे ही जिला है उसको सरकार बोलते थे। सरकार में चीफ होता था कौन? फौजदार। और राजस्व का होता था अमल गुजार। फिर जिला है वो बढ़ता तहसीलों में, उसको बोलते थे क्या? परगना। परगना का चीफ होता था सिकदर। और वहाँ जो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था उसको बोलते थे आमिल। फिर गांव है उसके लिए शब्द आता था उस समय मौजा। वहाँ जो चीफ होता था उसको मुकदम या चौधरी कहते थे, और राजस्व का अधिकारी होता था वो होता था पटवारी, ठीक है ना। तो अभी ये तो थोड़ा अपन बात कर सकते हैं। सबसे पहले सूबा है, फिर सरकार है, फिर परगना है, और फिर मौजा, ठीक है ना। अधिकारी में बात करेंगे तो सूबा का सूबेदार है, फौजदार है, सिकदार है, और लास्ट में कौन सा है? चौधरी या मुकदम, ठीक है ना। गांव है उसमें उसका चीफ हो गया। अब बात करनी मुगल काल के सिक्कों के बारे में, तो बात कर लेते हैं ना क्या समस्या है। एक सिक्का होता था मुहर, जो किसका बना हुआ होता था? धातु कौन सी थी? सोना। ये अकबर के समय चलाया गया था, वैसे अकबर के समय की है सारे के सारे। इलाही, ये भी सोने का था अकबर के समय है। दीन इलाही नाम है ना, हाँ, तो उससे याद रह जाएगा। एक आंसर है, सोने का सबसे बड़ा सिक्का ये अकबर के समय चला था। फिर दाम है, दाम है जो किसका? तांबे का है। फिर निसार है, जहांगीर के समय तांबे का। आना चला था शाहजहां के समय, ये भी किसका चला था? तांबा। तो ये जो आना, निसार, दाम,
और संसब इलाही और मुहर, ये सारे के सारे क्या है, मुगलकालीन सोने के मतलब सिक्के हैं, मुगलकालीन सिक्के हैं। उसमें कुछ सोने के हैं। एलची भी चलाया था सिक्का। हाँ, नाम आता है ना एलची, लालची का एलची, ऐसे याद रख लो।